हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेडमी। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई का जो एग्जाम होता है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो 29 मार्च 2022 को यूपीपीसीएल जेई का पेपर हुआ था मॉर्निंग के शिफ्ट में, यानी कि 9 से 12 के बीच में, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया था द डेंसिटी ऑफ SF6 गैस। यहाँ पर SF6 गैस की डेंसिटी पूछा गया कि क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि जो SF6 गैस होता है इसका जो हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर करते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर में करते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर में क्यों करते हैं? क्योंकि सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर्क जनरेट होता है उस आर्क को क्वेंच करने के लिए, यानी उस आर्क को बुझाने के लिए हम लोग SF6 गैस का यूज करते हैं। इसीलिए इस सर्किट ब्रेकर का नाम क्या हुआ है, SF6 सर्किट ब्रेकर नाम पड़ा हुआ है। तो आर्क क्वेंचिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, SF6 गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो SF6 गैस होता है उसकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो SF6 गैस होती है इसकी जो डेंसिटी होती है हाई होती है, हाई डेंसिटी एंड हैवियर, मतलब कि ये क्या होती है, भारी भी होती है देन एयर। और इसकी डेंसिटी कितनी टाइम्स होती है, 4 to 5 टाइम्स एयर के कंपेयर में क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। SF6 गैस की जो डेंसिटी होती है 4 to 5 टाइम्स एयर के कंपेयर में ज़्यादा होती है और 4 से 5 गुना ये हैवी भी होता है, मतलब कि भारी भी होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ SF6 गैस, लिखा हुआ 5 टाइम्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर। तो ये ऑप्शन डी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब इससे जो रिलेटेड है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले जेईई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा SF6 गैस के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि आपको जो SF6 गैस होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो SF6 गैस जो होती है ये होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन सब पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है SF6 गैस के डेंसिटी से न पूछ के, इसके वेट से न पूछ करके आपको इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन में दिया हो या फिर कुछ और ऑप्शन में दिया हो। उन सारे पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो SF6 गैस क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, नॉन फ्लैमेबल गैस होता है, फ्लैमेबल नॉन फ्लैमेबल गैस। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा पूछा जा सकता है ये क्या होता है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारा SF6 गैस होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, गुड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। जो हमारी SF6 गैस होती है इसकी गुड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप नोट कर लेंगे जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। जो SF6 सर्किट ब्रेकर है इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं। तो जो SF6 सर्किट ब्रेकर है इसका हम लोग जो यूज करते हैं, कितने वोल्टेज लेवल तक करते हैं, 800 kV वोल्टेज तक करते हैं। और कितने 60 किलो एम्पियर रेंज तक हम लोग करते हैं, यानी कि 800 किलो वोल्ट वोल्टेज हो गया और 60 किलो एम्पियर रेंज तक हम लोग इसका जो है सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है SF6 सर्किट ब्रेकर से बन सकते थे, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दिया है, जो कि आने वाले जो भी जेईई या फिर एई के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट्स को आप अपने कापी में नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है वो क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है IPCC
स्टैंड्स फॉर। तो क्वेश्चन में ये बता दो फ्रेंड्स, आपका जो सिलेबस है उसमें जो इन्वायरमेंट का जो बुक है उससे क्वेश्चन पूछा, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से पूछा गया है कि आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईपीसीसी कहाँ स्टैंड करता है, आईपीसीसी का मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे यहाँ ऑप्शन में दे दिया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ इसका आंसर हो गया कि आईपीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आईपीसीसी संस्था है इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो आईपीसीसी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसका जो स्थापना दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर के की गई थी। एक संस्था है WMO और जो दूसरी संस्था है वो है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के हमारा जो है आईपीसीसी की स्थापना की थी। अब WMO क्या होता है, WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसके अलावा UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के आईपीसीसी की स्थापना की थी। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, यानी कि आईपीसीसी का जो मेन उद्देश्य होता है, जितने भी आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसके द्वारा जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज हो, किस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर निगरानी रखने के लिए हमारी आईपीसीसी की स्थापना हुई थी। तो इसके अलावा क्या पूछा सकता है कि जो आईपीसीसी है इसका हेडक्वार्टर था, आईपीसीसी का आपका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कितने मेंबर कंट्री हैं, इसमें मेंबर कंट्री जो है, मेंबर कंट्री जो आपके हैं 195 मेंबर कंट्री है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि जो आईपीसीसी संगठन है क्या इसमें इंडिया शामिल है। तो इसमें हाँ, इंडिया क्या है, शामिल है। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे और इसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर पूछा गया कि इफ A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस, फाइंड C इक्वल टू A मल्टीप्लिकेशन बाई B। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया गया है और उसका मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। बोला गया है A इक्वल टू 1 0 5, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और सेकंड मैट्रिक्स क्या दिया, B इक्वल टू दिया हुआ 3 0 8। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया गया है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हमें अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये जो मैट्रिक्स ए है 21 ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3, यानी कि 1 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। और मैट्रिक्स बी में क्या है, ये भी क्या 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 रो और 3 कॉलम। अगर हम देखें दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई हमें करना है तो जो पहली मैट्रिक्स होती है उसका जो कॉलम होता है और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसका जो रो होता है दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि अगर पहली मैट्रिक्स में आपका 3 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में आपका 3 रो होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये अगर कंडीशन होगा तो आपका जो है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
इस मैट्रिक्स में अगर आप देखते हैं तो मैट्रिक्स ए में आपका जो कॉलम दिया हुआ 3 दिया हुआ है और जो मैट्रिक्स बी है उसमें जो आपका रो है 1 दिया हुआ है, जो कि इक्वल नहीं है। इस वजह से इन दोनों मैट्रिक्सेज हैं, इन दोनों मैट्रिक्सेज का जो मल्टीप्लिकेशन यानी इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में आप गुणा नहीं कर सकते हैं। कॉलम और आपका जो रो है इक्वल नहीं है, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल नहीं, इस वजह से इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर सपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स क्या है, ये है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है 1 2 दिया हुआ, और एक मैट्रिक्स बी है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है 2 और 1 दिया गया है। अगर आप देखें जो मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं मैट्रिक्स ए है, ये इसका जो ऑर्डर दिया हुआ 1 क्रॉस 2, यानी कि 1 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। ठीक, अब इस बी मैट्रिक्स का देखते हैं, इसमें क्या है, 2 रो है, 1 2 रो है और क्या है, 1 कॉलम है। तो अगर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो टर्म है कॉमन है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का आपका रो क्या है, सेम है। इस वजह से इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई बी करेंगे अगर हम, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है कैसे होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा यल शेप में होता है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, तो इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम है और जो सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों सेम है, तो बच क्या गया 1, यहाँ पर 1, यानी कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद का मैट्रिक्स होगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 में करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 2। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा हमारा। 1 का मल्टीप्लिकेशन हमने 2 किया, 2 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन हम 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 to 4, यानी कि यहाँ पर 1 रो है और क्या है 1 कॉलम है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब नहीं होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आंसर जो है गलत दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया है, 0 का मल्टीप्लाई 0 में कर दिया है, 5 का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया है, डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया है और आंसर कितना लिख दिया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 आ गया है, और यहाँ 0 का मल्टीप्लाई 0 में कर दिया 0 आ गया है, और इस 5 का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया तो यहाँ पर 40 आ गया है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। ये आपको ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन था, इसको आपको ऑब्जेक्शन करना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 3y स्क्वायर इक्वल टू x, द y एक्सिस एंड बिटवीन y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि एक कर्व है 3y स्क्वायर इक्वल टू x, और पूछा गया है कि और y एक्सिस इस कर्व और इस y एक्सिस के बीच में जो भी एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। पहले तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये आपका फिगर बनेगा कुछ इस तरह से। सपोज करते हैं कि एरिया क्या है, कुछ इस तरह का एरिया है। सपोज करते हैं कुछ इस तरह का एरिया है। आपका लिमिट क्या दिया गया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है एक्सिस। अब यहाँ लिमिट दिया गया y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, तो लोअर लिमिट दिया, सपोज करते हैं यहाँ पर कुछ होगा y इक्वल टू 2 दिया गया है, अपर लिमिट क्या दिया गया है y इक्वल टू 4 दिया गया है। सपोज करते हैं कोई कर्व है जो कि y एक्सिस पे हमारा किस तरह से कुछ एरिया बाउंड कर रहा है, और जो लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 है। ठीक है, और ये जो हमारा कर्व, इसका नेम क्या दिया गया, s इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो अगर इस तरह का कोई कर्व है वाई एक्सिस पे आपको एरिया बाउंड कर रहा है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू ए टू बी एक्स डिवाइड
ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर ये क्या है, एक्स का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन, ये वाई का डी वाई का फंक्शन है, तो एक्स को हमें किसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, वाई के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हो जाएगा ए टू बी एक्स इक्वल टू क्या है 3y², यहाँ पर हम 3y² रख लेंगे, यहाँ पर डी वाई। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा ए टू बी y² डी वाई। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y³ बाई आपका 3 आ जाएगा और ए टू बी। अब यहाँ पर लिमिट देख लेते हैं हम लोग, लिमिट क्या है, ए जो है यहाँ पर लोअर लिमिट है और बी क्या है अपर लिमिट। लिमिट दिया हुआ लोअर लिमिट 2 दिया हुआ, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है और बी की वैल्यू क्या दी हुई है 4 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख लेंगे बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है और ए इक्वल टू क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ। यहाँ पर हम लोग लिमिट रखेंगे 3y³ 2 से 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा 56 स्क्वायर यूनिट आएगा। कितना आएगा 56 स्क्वायर यूनिट। इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ। 3 पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो अपर लिमिट क्या 4 है, तो 4 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट क्या 2 है, 2 का क्यूब बाई 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा 56 स्क्वायर यूनिट आएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं रब कर देता हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता जा रहा हूँ इनको आप नोट करते जाएंगे, नोट डाउन, कि जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। तो अब एक क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो क्या पूछा गया इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ लॉग ऑफ x² + 2। अब यहाँ पर सिंपल आपका डिफरेंशिएट करना है, dx ऑफ लॉग ऑफ x² + 2। तो सिंपल आपको पता है जो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, जब यहाँ पर सिर्फ log x होता है। अब यहाँ पर क्या है log ऑफ x² + 2, यहाँ पर कोई फंक्शन दिया गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log ऑफ x² + 2, इसका हो जाएगा 1/x² + 2 फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब इस फंक्शन का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x² + 2 है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x + 0। तो इसका आंसर आएगा 2x डिवाइडेड बाई x² + 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 2x/x² + 2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ इसको देखते हैं हम लोग। उम्मीद है सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या पूछा गया इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये दिया गया है, यहाँ पर आपसे जो है कि पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल टेक प्लेस बिटवीन 2 इंटरकनेक्टेड स्टेशन, यानी कि 2 पावर स्टेशन है उनके बीच में जो मैक्सिमम पावर का जो ट्रांसफर होगा किस कंडीशन में होगा, इफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज ऑफ द 2। तो उन दोनों के बीच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब उन दोनों वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको जैसा कि पता है P= क्या होता है VS/VR डिवाइडेड बाई XT साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पता है, VS क्या सेंडिंग इन वोल्टेज है, VR क्या रिसीविंग इन वोल्टेज है, और XT क्या है आपका जो टोटल रिएक्टेंस है वो XT है दोनों स्टेशन के बीच में। ठीक है, तब आप पूछ रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पूछ रहा है ये किसकी वैल्यू, एक पावर टोटल पावर ट्रांसफर की वैल्यू है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना तो डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों
वोल्टेजेस के बीच में जो आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब आपका जो है दो स्टेशन के बीच में आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, फॉर एन इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर इज द चीपेस्ट। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के कई तरीके होते हैं, कई तरह के स्टार्टर होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। इसके अलावा आपका DOL स्टार्टर होता है, DOL स्टार्टर होता है। इसके अलावा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। इसके अलावा आपका स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर होता है, जो कि वाउंड रोटर मोटर यानी कि स्लिप रिंग मोटर में यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो DOL स्टार्टर होता है, इनका यूज कितने हार्स पावर तक के मोटर के लिए करते हैं हम लोग। तो जो DOL स्टार्टर होता है, इसका हम लोग कहाँ तक करते हैं, अप टू 5 हार्स पावर मोटर तक हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो इंडक्शन मोटर होता है, उसके लिए जो सबसे चीपेस्ट स्टार्टर कौन सा होता है। इसके लिए जो सबसे चीपेस्ट स्टार्टर होता है वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। क्यों, क्योंकि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसका हम लोग यूज कहाँ तक करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं 5 to 20 हार्स पावर के मोटर तक के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में DOL स्टार्टर तो दिया नहीं है, अदरवाइज हम DOL स्टार्टर मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, इसकी जो कहाँ तक हम लोग कितने हार्स पावर के मोटर के लिए यूज करते हैं, तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, इसको हम लोग एबव 20 हार्स पावर के मोटर के स्टार्ट के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। ये सारे जो स्टार्टर हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्ट के लिए होता है। और स्टार्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो मोटर होता है ना, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट लेता है। तो इस एक्सेसिव करंट को लिमिट करने के लिए, इस एक्सेसिव करंट को, ताकि इसका जो मोटर है ज़्यादा करंट ना ले, इसकी जिससे इसकी वाइंडिंग जले ना, उसको लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या स्टार्टर का यूज करते हैं। ये सारे स्टार्टर हमने बता दिए, इंपॉर्टेंट स्टार्टर, इनको आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम होता है, इसका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम जो होता है, ये क्या होता है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े और ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम, अब इसको बेसिकली कौन सा प्रोटेक्शन है, इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। इस मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परसेंटेज। एक्चुअली ये जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही है, बशर्ते कि हम लोग इस मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का जो यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज जो होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर इंटरनल, टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर इंटरनल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ट्रांसफार्मर के इंटरनल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का। इसके अलावा इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट, ट्रांसफार्मर के इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इंटर टर्न शॉर्ट फॉल्ट, इस कंडीशन में, इन 3 कंडीशन में हम लोग जो है कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, एक किस पे डिपेंड करता है, ये होता है सर्कुलेटिंग करंट स्कीम पर। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो हमारा
डिपेंड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता है उसका जो ऑपरेशन है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, करंट बैलेंस बोलें या फिर सर्कुलेटिंग करंट स्कीम बोलें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता है कब फॉल्ट कंडीशन में कैसे वर्क करता है और हेल्दी कंडीशन में कैसे वर्क करता है। यहाँ पर थोड़ा हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हल्का सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मैं रब करता हूँ पहले। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपका थ्री वाइंडिंग्स है। आपको यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर कनेक्शन, इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से कनेक्शन आप इसको क्या यहाँ से यहाँ इसको कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हो गया आपका, ये हो गया आर फेज, ये हमारा आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये क्या हो गया बी फेज हो गया। अब यहाँ पर हम सीटी कनेक्शन देख लेते हैं, सीटी यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर सीटी हमने लगा दिया, सीटी का कनेक्शन हमने कर दिया, यहाँ पर सीटी हमने लगा दिया। अब इसको कनेक्शन हम कैसे करते हैं, यहाँ से कनेक्शन इसको, यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, इस सीटी का कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा। ये कोई भी जो वायर टच नहीं करता, आप इसको समझेंगे। अब ये वाला जो सीटी है इसका कनेक्शन जो कहाँ पर होगा, इसका कनेक्शन यहाँ से होगा, ठीक है। बाकी जो सीटी थे यहाँ पर ऐसे करके इसका कनेक्शन यहाँ से, कनेक्शन यहाँ से, ओके। कोई भी वायर टच नहीं करेगा और नहीं तो फॉल्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिले कॉइल कहाँ लगता है। रिले कॉइल हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग रिले कॉइल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा रिले कॉइल लगा होता है, ठीक। यहाँ पर रिले कॉइल, यहाँ पर ए बी सी, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं रिले कॉइल। ये क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होता है, हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी होता है। ये क्या होता है, सीटीज का कनेक्शन है। होता क्या है, होता क्या है कि जब हमारा हेल्दी कंडीशन में होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर में किसी तरह का फॉल्ट नहीं होता है, तो जो आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज में, इनमें जो करंट फ्लो होता है, इनका वेक्टर सम होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है हेल्दी कंडीशन में। तो उस टाइम क्या होता है, जो ये रिले कॉइल है, इस जो रिले का कॉइल है, इसमें कोई भी सर्कुलेटिंग करंट या फिर कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होता है। तो कोई भी करंट ना फ्लो होने की वजह से हमारा रिले क्या होता है, सेंस नहीं करता है, रिले सेंस नहीं करता सर्किट ब्रेकर को, जो कि आदेश नहीं देता ट्रिप करने की, ये हेल्दी कंडीशन में। लेकिन जब क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन आती है, जब हमारा एबनॉर्मल कंडीशन आता है, यानी कि जब फॉल्ट हमारा कंडीशन आता है, तो फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है, जो ये तीनों फेजेज है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, इन तीनों फेज में जो करंट होता है, जो उनका वेक्टर सम होता है, वो जीरो को इक्वल नहीं होता है। तो उस टाइम क्या होता है, इस रिले जो कॉइल है, ये जो रिले कॉइल आपको दिख रहा है, इस रिले कॉइल में आपका करंट फ्लो हो जाता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से रिले क्या होता है, सेंस कर लेता है और रिले जो है ट्रिप सर्किट को, यानी कि सर्किट ब्रेकर को आदेश दे देता है कि आप सर्किट को ट्रिप कर लो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट ट्रिप कर जाता है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि सर्किट कब ट्रिप करती है, कब नहीं ट्रिप करती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कनेक्शन कैसा होता है, मतलब ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है और ये जो सीटीज है, इनका कनेक्शन कैसा होता है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर और इस सीटीज का क्या कनेक्शन। अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अगर आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है, तो आपका जो सीटी का कनेक्शन होगा वो स्टार स्टार, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है। और अगर आप ये स्टार स्टार डेल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार। बाकी कनेक्शन आप कर लेंगे, यहाँ पर डेल्टा स्टार कर सकते हैं, स्टार स्टार कर सकते हैं, जस्ट उसका अपोजिट कनेक्शन किसका होता है, सीटी का होता है। तो उम्मीद है जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं, समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया होगा।
आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी सेल्स इंक्रीजेज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका क्या होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में आपका क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में हम क्या इंक्रीज करेंगे? ऑब्वियसली बात है, पैरेलल में हम लोग करंट इंक्रीज करेंगे और सीरीज में क्या इंक्रीज करेंगे? हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होता है। सीरीज में लगाने से हमारा करंट तो सेम ही रहेगा, तो पैरेलल में लगा देंगे तो हमारी करंट की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है, तो अगर हम पैरेलल में बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो जो वोल्टेज, बैटरी की जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो पैरेलल में कनेक्ट करने से इंक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, इस सारे जो फैक्ट्स हैं आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जरूर नोट डाउन करें। ओके, अब इसको मैं रब करता हूँ। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, एक 2 इनपुट लॉजिक गेट इज गिविंग लो आउटपुट when both the inputs are low. For all other input condition, the output is high. Select the correct logic gate. अब यहाँ पूछा गया है कि कोई लॉजिक गेट है, उसमें 2 इनपुट दिया गया है। बोला गया है कि यहाँ पर आउटपुट जो है लो, आउटपुट हमारा लो आता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा गेट होगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होता है? जब हमारा दोनों जो इनपुट होते हैं, अगर दोनों इनपुट लो हो गए यानी कि जीरो हो गए, इसे लो बोलते हैं, इसे लो बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट लो होंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी लो होगा। वो कुछ किस कंडीशन में होगा जिसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है हमारी और गेट की, और गेट की। और गेट में क्या होता है, अगर हमारा ए क्या है और बी क्या है, इनपुट है, तो जो इसका रिजल्ट होगा वाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर टू हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। इसको हम लोग देख लेते हैं, कुछ टेबल इसका देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर अगर दोनों इनपुट क्या है, जीरो है, अगर आपका दोनों इनपुट क्या है, जीरो है, यानी कि दोनों इनपुट लो है, तो आपका जो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, यानी कि आउटपुट क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर देख रहे हैं कि इनपुट भी लो है दोनों और आउटपुट भी क्या है, लो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, और गेट। इसके अलावा अगर हमारा एक इनपुट लो है, दूसरा इनपुट हाई है, तो हमारा जो आउटपुट होगा क्या, हाई आ जाएगा। अगर एक इनपुट हमारा हाई है, दूसरा इनपुट लो है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर एक इनपुट हाई है, दूसरा इनपुट भी हाई है, यानी कि दोनों इनपुट हाई है, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको एक कुछ टेबल समझ में आया होगा, एक आंसर समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, पूछा गया द गवर्नमेंट पास्ड द AIR एक्ट इन डैश टू क्लीन अप आवर एयर बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। ठीक है, अब AIR एक्ट क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, तो मैं रख करता हूँ। अब AIR एक्ट क्या होता है, इस AIR एक्ट को क्या बोलते हैं, AIR एक्ट। अब इस AIR एक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, इसको बोलते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AIR एक्ट बोलते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो एक्ट है इसको हम लोग कौन सा एक्ट बोलते हैं, AIR एक्ट बोलते हैं।
अभी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि इस एक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1981 यानी कि 1981 में। किसके द्वारा किया गया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्लियामेंट द्वारा किया गया था इसकी स्थापना 1981 यानी कि 1981 में। क्यों किया गया था कि जो इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट यानी कि AIR एक्ट का जो स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा था उनको प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए हमारा जो होती है तो इंडिया के पार्लियामेंट द्वारा 1981 यानी कि 1981 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यानी कि इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एयर एक्ट बोलते हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा इसका जो है कि यूज होता है, इस वजह से हम लोग इसको एयर एक्ट भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1981 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं रब करता हूँ, उम्मीद है आपने ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिवाइज करते जाना है, यही सब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पूछा गया इन ए केबल द मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड एट। जो आपका अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें पूछा गया कि जो आपको जो मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाँ होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, जो आपको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो मैक्सिमम कहाँ पर आपका फील करता है केबल। तो अगर आप केबल में अगर मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस की बात आप करोगे, जो फील होता है कंडक्टर के सरफेस पर होता है। यहाँ पर आपको जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पर मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस फील होता है। इसके अलावा जो मिनिमम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस फील होता है वो होता है आपका जो लेड शीट होता है, जो मेटालिक शीट होता है उस पर आपका मिनिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस फील होता है, और जो आपका कंडक्टर सरफेस होता है उस पर मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि जो केबल होता है इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, देख लेते हैं हम लोग उसकी प्रॉपर्टी। इंसुलेटिंग मटेरियल प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग मटेरियल प्रॉपर्टी यूज्ड इन केबल, जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसमें। तो इसकी क्या होती है, सॉरी यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो केबल होता है उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं, जो हम लोग केबल अंडरग्राउंड केबल यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या होती है, हाई हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये हम जो केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। ये होता है हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। इसके अलावा इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए आपकी। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, लो पार्ट होना चाहिए। तो जो केबल में अंडरग्राउंड केबल में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने बता दिया है। अब हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो केबल होता है, तो केबल का जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद कौन सा आता है, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, सीम बार, CIMBAS। अब ये होता है कंडक्टर का आर्डर होता है कि सबसे केबल का आर्डर होता है, केबल में सबसे अंदर क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आई है, आई क्या होता है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन। इसके बाद क्या होता है, मेटालिक शीट होता है, मेटालिक शीट होता है आपका। इसके अलावा आपका क्या होता है, उसके बाद होता है आपका बेडिंग होता है। इसके बाद क्या होता है, आपका आर्मरिंग होता है। इसके बाद आपका क्या होता है, सर्विंग। सबसे ऊपर आपका क्या होता है, सर्विंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मटेरियल देखते हैं कि जो कंडक्टर के अंडरग्राउंड केबल है उसका मटेरियल
मटेरियल कौन, किस मटेरियल का हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं केबल में। यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं या तो टिन्ड कॉपर होता है या फिर एल्यूमिनियम। टिन्ड कॉपर और एल्यूमिनियम मटेरियल यूज हम लोग करते हैं। इंसुलेशन कौन सा प्रोवाइड करते हैं, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं उसका नेम क्या होता है। तो इंसुलेशन का जो नेम होता है, इस पे नेम होता है इम्प्रीगनेटेड पेपर। इम्प्रीगनेटेड इम्प्रीगनेटेड पेपर, या तो इम्प्रेगनेटेड पेपर का यूज करते हैं या फिर वार्निश या फिर कैम्ब्रिक मटेरियल। वार्निश कैम्ब्रिक इस मटेरियल का यूज करते हैं। या फिर आपका ये भी ऑप्शन में दे सकता है रबर मिनरल कंपाउंड का, जो है कि रबर मिनरल कंपाउंड, इस मटेरियल का हम लोग क्या इंसुलेशन यूज करते हैं। तो ये सारे मटेरियल हमने बता दिया, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा मेटालिक शीट किस मटेरियल का यूज करते हैं। मेटालिक शीट आपका हो सकता है लेड का हो सकता है या फिर आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है। ठीक है, अब ब्रेडिंग किस मटेरियल का यूज करते हैं। ब्रेडिंग जो होता है हमारा फाइब्रस मटेरियल का होता है। फाइब्रस मटेरियल किसको बोलते हैं, फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस मटेरियल को किसको बोलते हैं, जैसे कि आपको जूट हो गया या फिर आपका हेसियन टेप हो गया, ये सब क्या है, फाइब्रस मटेरियल, जूट या हेसियन टेप। अब इसके अलावा आर्मरिंग किस मटेरियल का होता है, ये होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का। गैल्वेनाइज्ड स्टील मटेरियल का आपका जो होता है आर्मरिंग होता है। और जो लास्ट होता है, जब सबसे ऊपर होता है, वो होता है फाइब्रस मटेरियल का, वो होता है जूट। जो सर्विंग होता है किस मटेरियल का होता है, ये भी क्या होता है, फाइब्रस मटेरियल का होता है, जिसको क्या आप जूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब केबल के बारे में इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन, इन सब को देख लेना, आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस सब भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछ लिया कि डाइलेक्ट्रिक स्टेज सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन करता है, तो केबल है, तो पता है सबको। सबसे मिनिमम कौन एक्सपीरियंस करता है, जो लेड से एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद उसके अलावा जो कंडक्टर में जो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जो केबल होता है उसमें कंडक्टर होता है, उसका इंसुलेशन होता है, फिर मेटालिक शीट होता है, फिर बेडिंग होता है, फिर आर्मरिंग होता है, फिर सर्विंग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या पूछा गया। पूछा गया कि द टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन एससीआर इज डिवाइडेड इनटू टू इंटरवल, डैश टाइम एंड डैश टाइम। तो सिंपल सी बात है, जो एससीआर का हमारा टर्न ऑफ टाइम होता है, क्या 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 होता है, किसका सम होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम। इनका क्या होता है, इनका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा जो एससीआर का टर्न ऑफ, रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम। या तो इसको ये बोलते हैं कि जिस स्टैंड पे एनोड करंट जो है आपका जीरो होता है, और जो हमारा एससीआर होता है अपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को क्या करता है, रीगेन करता है। क्या बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस स्टैंड पे एनोड करंट हमारा जीरो होता है और एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को रीगेन करता है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा एससीआर का जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम एंड गेट रिकवरी टाइम। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ, विच डे इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड ओजोन डे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ओजोन डे के बारे में अगर देखें, ओजोन डे, तो ओजोन डे जो होता है 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। इसके अलावा क्या दिया गया, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग वाटर डे। 22 अप्रैल को वाटर डे मनाते हैं। इसके अलावा 22 मार्च भी आपसे पूछा जा सकता है, 22 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं, सॉरी 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे होता है। यहाँ पर आपका जो 22 अप्रैल है, ये 22 अप्रैल को क्या होता है, अर्थ डे होता है। 22 अप्रैल को आप अर्थ डे मनाते हो। 22 अप्रैल को क्या होता है, अर्थ
डे होता है। 22 मार्च को क्या होता है, वाटर डे होता है। ये पूछा जा सकता है आपका 22 मार्च, 22 अप्रैल, और एक क्वेश्चन आता है 22 मई। 22 मई को कौन सा डे होता है, बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जैव विविधता दिवस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जैव विविधता, जैव विविधता दिवस। ठीक है। अब इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया 5 जून, तो 5 जून का होता है, 5 जून को आपको होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 28 सितंबर में कौन सा डेट होता है, तो 28 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे, वर्ल्ड रेबीज डे, वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व। तो जो नॉर्मल कर्व होता है उसका कैसा शेप होता है, बेल शेप होता है, बेल शेप। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस ऑप्शन आपका बेल शेप है, वन लीनियर क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर HVDC ट्रांसमिशन इज इनकरेक्ट। HVDC जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। तो पहले तो हम लोग HVDC जो ट्रांसमिशन होता है उसको देख लेते हैं कि एक किंग HVDC ट्रांसमिशन के क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आप आंसर आसानी से कर दोगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं HVDC ट्रांसमिशन, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो एक किस लिए यूज होता है, पहली चीज तो एक क्या होता है, इकोनॉमिकल। क्या होता है, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बल्क पावर को ट्रांसमिशन के लिए इकोनॉमिकल होता है, इसलिए हम HVDC का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंडक्टर। इससे क्या होता है, कंडक्टर का जो नंबर है वो क्या होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम होती है, कम कंडक्टर यूज करना पड़ता है। उसके अलावा अभी DC है, यहाँ पर क्या कोरोना लॉस इज वेरी लो, वेरी लो। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में कोरोना लॉस बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। इसके अलावा यहाँ पर चार्जिंग करंट जो होता है, चार्जिंग करंट इज एब्सेंट। यहाँ पर कोई चार्जिंग करंट फ्लो नहीं होता है HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में। इसके अलावा आपका कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता, स्किन इफेक्ट नो स्किन इफेक्ट। ठीक है। इसके अलावा आपका 6 क्या है, आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, ये हाई होता है, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी कि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी हाई है और इकोनॉमिकल भी है। कितने सारे फायदे हैं इसमें, नंबर ऑफ कंडक्टर भी कम यूज हो रहा है, कोरोना लॉस भी कम है, चार्जिंग करंट भी एब्सेंट है आपका। इसके अलावा आपका जो स्किन इफेक्ट है, ये भी स्किन इफेक्ट भी नहीं, कोई स्किन इफेक्ट नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन भी आपका कांस्टेंट है और आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी हाई है। तो ये सारे आपके बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे HVDC यूज करने का। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया वो इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये तो ऑप्शन से राइट हो जाएगा। इसके अलावा दिया हाई कोरोना लॉस, तो हमने क्या पढ़ा हुआ यहाँ पर, हमने देखा स्किन इफेक्ट नहीं होता, कोरोना लॉस क्या होता है इसमें, कोरोना लॉस वेरी लो। यहाँ पर लिखा हुआ हाई कोरोना लॉस, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, नो स्किन इफेक्ट। ये तो ऑप्शन सही है। गुड वोल्टेज रेगुलेशन या फिर कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन, दोनों ये दोनों बात एक ही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, हाई कोरोना लॉस। कोरोना लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है हमारे HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम लोग रब करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
क्वेश्चन को सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उससे जो भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि ये जो क्वेश्चन आपका इस पेपर में पूछा गया वही पेपर में पूछा जाए अगले वाले। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया, विद द एडिशन ऑफ टर्शियरी वाइंडिंग द स्टार स्टार कनेक्शन बिकम्स डैश कनेक्शन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा जो टर्शियरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग जो टर्शियरी वाइंडिंग का यूज जो करते हैं, जो टर्शियरी वाइंडिंग का कनेक्शन होता है क्या ऑर्डर होता है। सपोज करते हैं अभी जो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है हम लोग को पता है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पता है, ऑटो ट्रांसफार्मर पता है। अभी जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, एक ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग वाइंडिंग तो होती है। अब इसमें टर्शियरी वाइंडिंग का यूज करते हैं, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। पहले तो हम लोग ये देखेंगे जो टर्शियरी वाइंडिंग होती है वो करते क्यों है। इसको करने से क्या होता है, हमारा जो अनबैलेंसिंग होते हैं ये रिड्यूस होता है। अगर मान लीजिए अगर 3 फेज लोड है, 3 फेज लोड है, इसमें अनबैलेंस 3 फेज लोड में अनबैलेंसिंग हो, इसकी वजह से क्या सिस्टम में अनबैलेंसिंग आएगी। इस अनबैलेंसिंग को रिमूव करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या टर्शियरी वाइंडिंग या फिर तीसरी वाइंडिंग का यूज करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा हम लोग जो इसका कनेक्शन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डेल्टा कनेक्शन, यानी कि स्टार डेल्टा स्टार, इस तरह का हमारा कनेक्शन होता है। यानी कि हम यहाँ पर आपको डायग्राम बना देंगे। ये हमारा आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका ट्रांसफार्मर 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ये आपका क्या है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और यहाँ पर क्या टर्शियरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर ये तो स्टार कनेक्शन है, ये भी क्या स्टार कनेक्शन है। अब ये जो बीच वाला हमारा टर्शियरी वाइंडिंग है ये क्या है डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। तो टर्शियरी वाइंडिंग जो हमारा किस में कनेक्ट होगा, डेल्टा में। तो इसका पूरा कनेक्शन क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टार, ठीक है। तो डेल्टा में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, इसको डेल्टा में कनेक्ट करने से क्या होता है, ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम में हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको लिमिट करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होता है इस डेल्टा कनेक्शन का, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है कि इस जो टर्शियरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक और एडवांटेज है डेल्टा में कनेक्ट करने, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक्स है। जो थर्ड हार्मोनिक्स होता है, थर्ड हार्मोनिक्स को भी क्या करता है, रिमूव करता है, यानी कि लिमिट करता है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेज हैं। क्वेश्चन तो ये हो गया कि स्टार स्टार कनेक्शन बिकम टर्शरी, स्टार स्टार अगर कनेक्शन है, स्टार स्टार कनेक्शन है तो इसमें टर्शरी वाइंडिंग डेल्टा हो जाएगा। पहली चीज क्वेश्चन में ये पूछा गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार, स्टार स्टार प्राइमरी सेकेंडरी डेल्टा टर्शरी। अब डेल्टा में क्यों कनेक्ट करते हैं हमने बता दिया कि शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए या कम करने के लिए। इसके अलावा थर्ड हार्मोनिक्स को भी रिमूव करता है, ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर 3 फेज लोड में अनबैलेंसिंग होता है, इसके वजह से सिस्टम में अनबैलेंसिंग क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में भी क्या करता है हमारा टर्शरी वाइंडिंग क्या होता है, इसको रिड्यूस करता है। तो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, लिखा गया आफ्टर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 वाज पास्ड डैश टू गेट एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर ए प्रोजेक्ट बिकेम मैंडेटरी। हुआ क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, ये कब आया था। हुआ क्या था कि जो हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसको आप बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, जो कि
आपका 1984 में हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, पॉल्यूशन क्रिएट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोग की डेथ भी हो गई थी। इस वजह से इसके बाद हमारा क्या हो गया था कि हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एक संस्था है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले हो चुका था EIA जो कि 1960 में आपका स्थापना हो चुका था। 1960 में आपकी स्थापना या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था EIA का। अब EIA क्या होता है? EIA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि अगर आपका जो भी कोई आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो रहा है, उसका जो हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी हमारे इन्वायरमेंट पे उसका जो इफेक्ट हो रहा है या फिर उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है या फिर उसकी वजह से जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारी जो है EIA की स्थापना हुई थी। तो आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद हमें क्या कर दिया गया, EIA जो संस्था इसके जो रूल्स हैं इनको आपको मैंडेटरी कर दिया गया था, NEIA। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि आपका जो डेवलपमेंट होता है या फिर कंस्ट्रक्शन होता है उसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में सब चीज़ बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया? व्हाट शुड बी द सेफ्टी फैक्टर फॉर ट्विन टाइप इंसुलेटर। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? सेफ्टी फैक्टर इक्वल टू होता है ट्विन इंसुलेटर के लिए होता है आपका पंक्चर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। ये होता है सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला और ट्विन इंसुलेटर के लिए होता है आपका सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू 10। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? राइट, 10। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रीफर्ड। सिंपल सी बात है, आपका जब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ज़्यादा जो हमारा कंडक्टर मटेरियल का यूज होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सब चलता दिया हुआ कार्बन, कॉपर, टंगस्टन, नाइट्रॉन। यहाँ पर कार्बन का तो यूज करेंगे नहीं, टंगस्टन का तो यूज करेंगे नहीं और नाइट्रॉन का तो यूज करेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी सबसे अच्छी कंडक्टिविटी क्या किसकी होती है? कॉपर की। गुड कंडक्टिविटी इस वजह से हम लोग क्या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या कॉपर का यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर वाइडली यूज होता है, वाइडली यूज मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इस मटेरियल को यूज करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो जो होता है हमारा कंडक्टर का नाम होता है ACSR, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर को स्टील के साथ रीइंफोर्स करके बनाया जाता है ACSR कंडक्टर को, जो कि हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही व्यापक तरीके से हमारा यूज होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको कॉपर दिया गया है तो कॉपर को टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन गलत हैं। कॉपर ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि इसकी गुड कंडक्टिविटी होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो पीसीआर पेपर का जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही देखेंगे। आने वाले जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है, जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया है, उसके अलावा जितने भी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं उसको आप नोट डाउन करेंगे और उसको आप रिवाइज करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।